हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर सिंह हेल्थ केयर में स्वागत है। आज मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह आपके सामने इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि समाज में फैले हुए मिसकंसेप्शन, मिथ्स रिगार्डिंग हेल्थ को दूर किया जा सके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। तो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक कॉमन बीमारी जो समाज में फैली हुई है और इसके संबंध में जो बहुत से मिसकंसेप्शन हैं उसको दूर करने के लिए। उस कॉमन बीमारी का नाम है टाइफाइड फीवर। और आज के टॉपिक का हेडलाइन है टाइफाइड फीवर को जड़ से कैसे ख़त्म करें। हाँ दोस्तों, मेरे प्रैक्टिस में मैंने पाया है कि बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि सर मैं पिछले 5 साल से अनेकों जगह टाइफाइड फीवर का इलाज कराता हूँ, लेकिन पुनः बारंबार यह टाइफाइड फीवर फिर से हो जाता है मुझे और इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, सही ज्ञान सही इलाज जो इस चैनल में आपको बताई जाएगी अभी, और वीडियो को आखिर तक जब देखेंगे तो आपको टाइफाइड फीवर से जड़ से मुक्ति कैसे प्राप्त होगा इसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। टॉपिक टाइफाइड फीवर शुरू होता है तो कुछ हम टाइफाइड फीवर के बारे में पहले ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर इसको जड़ से कैसे ठीक करते हैं। टाइफाइड फीवर, जिसको हमारे भारतवर्ष में अनेकों नाम से जाना जाता है, कहीं इसको टाइफाइड फीवर कहते हैं, कहीं एंटेरिक फीवर कहते हैं, कहीं इसको मियादी बुखार और कहीं मोतीजीरा के नाम से पुकारा जाता है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल बीमारी है जो एक कीटाणु, बैक्टीरिया नाम के कीटाणु से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी। तो ये सल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी क्या हमारे शरीर में ही रहते हैं? नहीं जी, ये बाहर से आते हैं। तो कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं जिससे ये बीमारी उत्पन्न होती है, इसका जानना हमें ज़रूरी है। तो 2 वर्ड जो जानेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कैसे शरीर में घुसता है। तो इसका रूट क्या है? रूट है फीको ओरल रूट। फीको शब्द का अर्थ होता है स्टूल, मल। ओरल का मतलब होता है मुख, मुंह। किसी भी प्रकार से कोई टाइफाइड से ग्रसित संक्रमित व्यक्ति जब वो स्टूल पास करता है तो उसके स्टूल में टाइफाइड की बहुत से कीटाणु निकलते हैं। अगर वही स्टूल आपके खाना, पानी किसी भी तरह से उसमें आ जाए और वो अपने मुंह के रास्ते आप उसको खाना को ग्रहण करते हैं तो वह कीटाणु सीधा आपके आंत तक पहुंचता है, पाचन तंत्र में पहुंचता है और पाचन तंत्र से होते हुए रक्त में पहुंचता है, सर्कुलेशन में पहुंचता है। सर्कुलेशन से लीवर, गॉल ब्लाडर इत्यादि, लिम्फ नोड इत्यादि शरीर के अनेकों जगह पहुंचता है और पहुंच के पूरे शरीर में फैल जाता है। तो कीटाणु जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसके बहुत से लक्षण आते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें टाइफाइड फीवर है, इसके क्या लक्षण होते हैं? अगला टॉपिक, लक्षण नंबर 1, इसमें बुखार आता है और इसकी बुखार टिपिकल एक वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टेप लैडर पैटर्न फीवर। ये स्टेप लैडर शब्द सुनने में भारी लग रहा है। इसका अर्थ होता है जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी में जैसे पहला कदम ऊपर बढ़ाते हैं तो जो पहले कदम थे उससे थोड़ा ऊंचा होता है, वैसे ही पहले दिन जो बुखार आएगा वो थोड़ा सा ऊंचा आएगा। मतलब मान लीजिए 100 आया, 100 पे उस दिन तक रहेगा। फिर अगले दिन अगली सीढ़ी जब चढ़ते हैं आप, थोड़ा और ऊंचा हो जाते हैं तो बुखार अगले दिन 101, फिर उसके अगले दिन 102, 102.5, 103। दिन प्रतिदिन सीढ़ियों की ऊंचाई की तरह इस बुखार का रेंज ऊपर की ओर भागते जाएगा। तो इसको स्टेप लैडर पैटर्न फीवर कहते हैं। इसके साथ किसी किसी व्यक्ति में छाती पर, पेट पर लाल लाल दाने उत्पन्न होंगे टाइफाइड फीवर में। किसी में सर दर्द होगा, किसी में कब्ज आएगा, थोड़ी बहुत दस्त आ सकती है, बहुत सी कमजोरी महसूस होगी। ये है टाइफाइड फीवर के प्रमुख लक्षण। किसी किसी में उल्टी भी आ सकती है। इसके अलावा अगर बहुत दिनों तक इसका इलाज ना शुरू करें तो अनेकों कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं इस टाइफाइड फीवर से। जब ये पूरे शरीर में 3-4 हफ्ते रह जाता है तो आंत में छेद कर सकता है और छेद करके यह कीटाणु पेट के अनेक तरह के जो ऑर्गन्स है सब में फैल जाएगा और पेरिटोनाइटिस नाम का बीमारी करेगा और पेट तन जाएगा, पेट में दर्द होगा इत्यादि। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बन सकता है। इसलिए जब भी टाइफाइड फीवर हो उसको तुरंत इलाज करें। लक्षणों के अलावा वो कौन से टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है कि टाइफाइड फीवर है? टेस्ट नंबर सबसे पहला है CBC ESR।
कहीं भी किसी टाइफाइड फीवर व्यक्ति का जब सीबीसी कराते हैं तो WBC यानी कि TLC लोअर साइड में होगा, यानी कि ल्यूकोपिनिया होगा, TLC की मात्रा कम पाई जाएगी, ESR ज़्यादा होगा, ESR की मात्रा रेंज हाई होगी। और दूसरे हफ्ते में और इसके अलावा आप पहले हफ्ते में जब ब्लड कल्चर करते हैं तो ब्लड कल्चर केवल पहले हफ्ते में करते हैं तो उसमें टाइफाइड फीवर के टाइफाइड के कीटाणु पाए जाएंगे। अगर वो सेकेंड वीक ऑफ फीवर है तो उसमें आप एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट में आ सकता है टाइफीडॉट, IgM, IgG। और तीसरे वीक में है तो स्टूल कल्चर और चौथे वीक में है तो यूरिन कल्चर कर सकते हैं। इन टेस्ट के साथ मैं एक चीज़ पे बहुत जोर दे के बोलना चाहता हूँ कि विडाल टेस्ट जो कॉमनली नॉन क्वालिफाइड क्वैक्स के द्वारा कराया जाता है, तो उस विडाल टेस्ट से उनकी अज्ञानता के कारण वो हर बार व्यक्ति को बोलते हैं कि वो टाइफाइड फीवर से ग्रसित है। एक बार किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो सालों उसमें पॉजिटिव आते ही रहता है। तो आप कभी भी वायरल फीवर से भी ग्रसित होते हैं और जाके चेक करवाते हैं और पीछे आपके साल भर पहले कोई टाइफाइड फीवर हुआ था तो उसमें आज भी पॉजिटिव ही दिखाता है, तो आपको जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो आपको उस रिपोर्ट को दिखा के, वायरल टेस्ट की रिपोर्ट दिखा के हमेशा बोलेंगे कि आपको फिर टाइफाइड फीवर हो गया है, जबकि आपको टाइफाइड फीवर नहीं है। आज विडाल टेस्ट ऑब्सोलीट हो गया है, बहुत कम जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पे अच्छे टेस्ट नहीं कराए जा सकते। तो विडाल टेस्ट पे यकीन नहीं कर सकते। अगर मजबूरी है कि विडाल टेस्ट ही ओनली ऑप्शन है कराने का तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि टाइफाइड फीवर है कि नहीं। लेकिन अगर वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हो रहा है उसका रेशियो तो हम टाइफाइड फीवर समझेंगे। जैसे पहले हफ्ते कराया तो 1:160 पॉजिटिव है, सेकेंड वीक में 1:320 पॉजिटिव चला गया तो हम कह सकते हैं कि टाइफाइड फीवर है। लेकिन पहली बार के जांच में 1:160 आ गया पॉजिटिव तो हम एंडेमिक कंट्री में रहते हैं जहां टाइफाइड फीवर फैला हुआ है, तो हम सभी के बॉडी में 1:160 कॉमनली मिलता ही मिलता है। हम डेवलप्ड कंट्री में नहीं है, डेवलपिंग कंट्री में हैं। तो इस चीज़ को देख के आप कभी भी डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि आपको टाइफाइड फीवर ही है। तो विडाल टेस्ट इज़ नॉट ए डेफिनेटिव टेस्ट। सबसे अच्छा टेस्ट फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, थर्ड और फोर्थ वीक में स्टूल एंड यूरिन कल्चर रेस्पेक्टिवली है। तो विडाल टेस्ट एक तरह का स्कैम है, जिस स्कैम में हम फंसते हैं और हर बुखार को हम टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर घोषित कर देते हैं और उस स्कैम में हम इंजेक्शन और गोलियों का शिकार बनते हैं। तो टेस्ट हो गया। टेस्ट के अलावा अब हमें अगली टॉपिक पे जाना है कि इसका उपचार कैसे की जा सकती है जिससे कि दोबारा रिपीट ना हो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ जो है उसको अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स कराया जाए तो ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस आज के टाइम पे टैबलेट फ्लोरोक्विनोल ग्रुप का एंटीबायोटिक्स आता है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ओफ्लॉक्सासिन 400 mg BD फॉर 10 से 14 दिन, या फिर थर्ड जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन जैसे सेफिक्जिम 400 mg BD फॉर 10 to 14 डेज। सिमिलरली अभी लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, क्वैक वगैरह से दिखाते हैं और वो इनकम्प्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, इनएडिक्वेट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे आज भारतवर्ष में कॉमन एंटीबायोटिक जिनका नाम मैं आपसे ले रहा था, बहुत बार उनसे ये कीटाणु रेजिस्टेंस पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक शुरू करना पड़ता है, जैसे कि टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, वो आप 1 ग्राम डेली फॉर 10 to 14 डेज यूज़ करते हैं तो भी आपको टाइफाइड से परमानेंट छुटकारा मिल जाता है। सिमिलरली अगर वो कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड बन गया है तो IV एंटीबायोटिक सेफ्ट्राएक्सोन 75 मिलीग्राम प्रति kg बॉडी वेट से अगर हम 10 to 14 डेज किसी में देते हैं तो भी हमारा टाइफाइड फीवर क्योर हो जाता है। तो ये रहा ट्रीटमेंट। बस ट्रीटमेंट बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि आप अपना ट्रीटमेंट स्वयं करें। अगर आप स्वयं करेंगे तो फिर से वही ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि इतनी सारी एंटीबायोटिक किसमें कितनी मात्रा में देना है, कौन सी एंटीबायोटिक देना है, उसके बॉडी की मेकअप, पास्ट हिस्ट्री ट्रीटमेंट, कौन सा ड्रग रेजिस्टेंस है उसके अंदर, किसी ड्रग के अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिविटी है कि नहीं, उससे डिसाइड होता है, जो आपका एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएगा। इसलिए इस ट्रीटमेंट को बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि आप अपना ट्रीटमेंट स्वयं करें। जब कभी भी आपको ऐसे लक्षण आए तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास ही जाके अपना ट्रीटमेंट करें।
अब अगला टॉपिक है कि हम कैसे टाइफाइड फीवर होने से बच सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसा आपको मैंने बताया कि यह कीटाणु कभी हवा में उड़ के आपके शरीर में नहीं घुस सकता, इसके घुसने का एक ही रास्ता आपके शरीर में, फीको ओरल रूट। किसी संक्रमित व्यक्ति का लेट्रिन स्टूल अगर आपके खाने या पानी में मिक्स हो जाता है, वो आपके मुंह द्वार से, मुख द्वार से अगर शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ही आपको टाइफाइड फीवर होगा। अर्थात आप एक विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में जो पानी आ रही है उसको उबाल के ठंडा करके पिएं, या फिर उसको आरओ से साफ़ करके पिएं, और जो भी खाना बनाते हैं उसको अच्छे से पका के, खूब गर्म करके अच्छे से पका के उसको खाएं। बाहर भीतर वेंडर्स वगैरह जो होते हैं, वो जो खाना देते हैं उनमें बहुत बार हाथ की सफाई, हाइजीन कंप्रोमाइज़ रहता है, तो इससे होने की संभावना होती है। तो अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, खाना खाने के पहले हाथ को अच्छे से धोते हैं, खाना खाने के बाद से हाथ को अच्छे से धोते हैं, तो हाइजीन केवल मेंटेन करें और तो हमारे टाइफाइड फीवर से हम बच सकते हैं। और हम डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे सीवेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, सीवेज सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन हो। तो जिस देश में सीवेज सिस्टम प्रॉपर मेंटेन हो वहाँ टाइफाइड फीवर ऐसे ही कम है। आप डेवलप्ड कंट्री यूएसए, ब्रिटेन देखें, वहाँ टाइफाइड फीवर ऑलरेडी काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वहीं टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा है। तो अगर सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इस देश में सीवेज सिस्टम को काफ़ी अच्छा बनाया जाए, जिससे कि इस तरह से हमारे खान पान संक्रमित ना हो इन चीज़ों से, तो हम टाइफाइड फीवर से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप सेफ जगह पे रहते हैं, साफ़ जगह पे रहते हैं, लेकिन आपको कहीं विजिट करना पड़ रहा है जो एंडेमिक प्लेस है टाइफाइड फीवर के लिए, तो आप इसके लिए वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन ओरल भी हो सकता है, जो मुंह के रूप से लिया सकता है, या इंजेक्टेबल भी हो सकता है। वो एक बड़ी टॉपिक है, तो मैं अगले वीडियो में आपको टाइफाइड फीवर के वैक्सीन्स के बारे में बताऊंगा। आज इसके बचाव में, टाइफाइड फीवर के बचाव में वैक्सीन का भी यूज़ किया जा सकता है। अब पूरी टॉपिक ख़त्म होते होते लास्ट में जो इस टॉपिक का मेन हेडिंग था कि जड़ से कैसे मुक्ति हो, तो अब मैं उस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, जड़ से कैसे मुक्ति हो। तो जड़ से मुक्ति का एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप विडाल टेस्ट पे भरोसा ना करें, क्योंकि हम विडाल टेस्ट देख के, विडाल टेस्ट करा के हमेशा अपने आप को टाइफाइड फीवर से ग्रसित समझते हैं। क्योंकि विडाल टेस्ट कभी भी आपको अगर टाइफाइड फीवर हुआ है या एंडेमिक कंट्री में रहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा, हालांकि आपको इन्फेक्शन हो या उसका ना हो। तो ये एक मिसकंसेप्शन, गलत धारणा होती है उस रिपोर्ट को देख के कि हम टाइफाइड फीवर से ग्रसित हैं। जब कभी आपको टाइफाइड फीवर के लक्षण दिखते हों तो आप ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर या स्टूल कल्चर कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें कि जड़ से ख़त्म हो। और अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, जिससे आपके फूड एंड वाटर कभी भी कंटामिनेटेड ना हो इस कीटाणु से, तो आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी टाइफाइड फीवर नहीं होगा और हम इस बीमारी को जड़ से अपने समाज से उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।